तो हमारा जो सॉल्यूशन है लैप्लेस इक्वेशन का वो हम कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। और यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि लैप्लेस इक्वेशन क्या था। सो द लैप्लेस इक्वेशन, इसको लाप्लास पढ़ा जाता है, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज एज फॉलोज। एज एज लिखिए, उसके बाद देखिए होता क्या था। एक्चुअल डेल टू भी इक्वल टू जीरो, ये था हमारे पास लाप्लास इक्वेशन। यहाँ से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये लाप्लास इक्वेशन क्या था। तो देखिए ये लाप्लास इक्वेशन था, और हम बोले हुए थे कि अगर हम लोग क्या करेंगे, ये थ्री डायमेंशन में लिखेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या हो जाता था, इन थ्री डायमेंशन, इन थ्री डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में क्या होता है, डेल टू भी बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू भी बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू भी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आता है। उस दिन भी हम बताए थे। इसको मान लो यहाँ पर इक्वेशन वन। अब हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हियर वी है। हमको यहाँ पर पता क्या चल रहा है कि जो भी है प्यारे बच्चों, भी देखो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर भी, डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर भी, डिपेंड कर रहा है जेड के ऊपर भी। इसका मतलब है कि भी इज नथिंग बट भी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। इस तरह लिखा जाता है। अगर भी डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पर, तो भी इज नथिंग बट भी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये जो हुआ प्यारे बच्चों, ये भी का जो है फंक्शन है एक्स वाई जेड पर। मतलब भी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिपेंड करता है। क्या होता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो एक्स वाई और जेड के ऊपर। ठीक है, भी का वैल्यू क्या हो रहा है, एक्स वाई और जेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है कैसे डिपेंड करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। नाउ वी कैन राइट, वी कैन राइट ऐसा, हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि भी का जो वैल्यू होगा वो इस तरह होगा, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड। जहाँ कैपिटल एक्स जो वो सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कैपिटल वाई जो वो सिर्फ वाई के ऊपर डिपेंड करेगा, कैपिटल जेड जो है वो सिर्फ जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको कहते हैं हम लोग, इस मेथड को बोलते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम लोग इसको लिख सकते हैं। जहां पर अगर ऐसा भी रहा बाबू लोग, y इक्वल टू, वाई अगर डिपेंड करे मान लो यहाँ पर x v और w पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y का वैल्यू सिर्फ होगा कैपिटल X जो सिर्फ x पर डिपेंड करता हो, फिर प्लस देकर के कैपिटल Y जो सिर्फ v पर डिपेंड करता हो, कैपिटल Z जो फिर सिर्फ w पर डिपेंड करता हो। तो हम लोग इस तरह से वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन सेपरेट द वेरिएबल। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन टू। ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन टू। ठीक है, एंड दिस वन वाज इक्वेशन वन, ये जो है वन था हमारे पास। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वेयर, लिखते हैं वेयर एक्स, ब्रैकेट एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ये कैपिटल एक्स जो क्या है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है ना। वाई, ब्रैकेट छोटा वाई जो है, इसको क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ये सिर्फ वाई का फंक्शन है। एंड जेड, स्मॉल जेड क्या लिखेंगे, दिस इज व्हाट, फंक्शन ऑफ
जेड ओनली। ठीक है। सो जब इस तरह से है हमारे पास, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, यहाँ तक समझ में आया क्या बोले हमसे? बोलो, यहाँ तक रिप्लाई करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बोलिए। रिप्लाई करो किसी भी तरीके से, चैट सेक्शन से या लिख करके या बोल करके रिप्लाई करो। चलिए, टाइप कर दिए हैं आप? ये समझ में आ गया, वेरी गुड। सो अब हम लोग इक्वेशन, इसको देखो, इसको एक्चुअल में ये है क्या? तो ये v इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझ रहे हो कि नहीं? v इक्वल टू क्या है ये? सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो जब ऐसा नहीं है, और हम इसको मान लेते हैं यहीं पे, इसी इक्वेशन को कैसा करते हैं कि हम लोग इसको ऐसा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वल है एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, है ना? मतलब कि ये जो बन जाएगा हमारे पास, भी इक्वल टू बनेगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है। अब हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन 3 को, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है। और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी जो दोनों है वो क्या होगा, कांस्टेंट बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कैपिटल एक्स का। ठीक है। अब ये समझ में आया कि नहीं? रिप्लाई करो। यहाँ यहाँ ये समझ में आया कि नहीं? रिप्लाई करो। यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से। यस, वेरी गुड। तो अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। सो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, बाहर आएगा, ये हो जाएगा डेल टू एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। ये समझ में आ गया सबको? और सिमिलरली हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते? सिमिलरली, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। सिमिलरली जब डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू जेड इंटू डेल टू, बोलिएगा यहाँ पर क्या आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल टू कैपिटल वाई बाय डेल वाई स्क्वायर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? बोलिए, सिमिलरली मतलब समझ रहे हो, इसी प्रकार से हम बार बार सबको कर सकते हैं। एंड एक और बच गया हमारे पास, रिप्लाई करेंगे आप जरूर, ठीक है ना? डेल टू भी बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई बाहर आ जाएगा, डेल टू यहाँ पर बोलिए कैपिटल जेड बाय डेल स्मॉल जेड स्क्वायर। बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? बोलिए बच्चों, ये समझ में आ गया? यस। ओके। सो फर्दर अब हम लोग इसका वैल्यू को देखिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू एंड वन वैल्यू ऑफ दिस वन, ये तीनों का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देते हैं शुरुआत में इक्वेशन में जो था, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सो विल पुट दिस वैल्यू, पुटिंग, इसको इक्वेशन ही मान लेते हैं। अगला 3 था, हाँ ना, 3 था तो इसको मान लीजिए आप 4 है, ये हमारा इक्वेशन 5 है, ये हमारा इक्वेशन 6 है। सो पुटिंग the values of
इक्वेशन 4, 5 एंड 6। 4, 5 और 6 का इक्वेशन का वैल्यू पुट करना है। कहाँ पर पुट करना है? तो इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो 4, 5 और 6 का वैल्यू पुट करते हैं 1 में। तो आप देखिए 4 का वैल्यू यहाँ डेल टू वी बाई डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू वाई इंटू जेड इंटू डेल टू कैपिटल एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर, वाई इंटू जेड डेल टू कैपिटल एक्स बाय डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा करेंगे हम लोग यहाँ पर वाई जेड हो गया। अब हम लोग एक्स इंटू जेड, देखिए ये वाला इक्वेशन को रख रहे हैं, ठीक है, ये वाला इक्वेशन को रख रहे हैं इंटू डेल टू वी बाय डेल स्मॉल वाई स्क्वायर, प्लस ये इक्वेशन अगला हो जाएगा 3 वाला यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू डेल टू कैपिटल जेड स्क्वायर बाय, तो ये स्क्वायर नहीं होता वहाँ पर, डेल टू जेड बाय डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू कितना था इस इक्वेशन 1 में? तो आप देखोगे इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 0 है। इक्वल टू कितना है? 0 है। तो हम लोग वही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इक्वल टू 0। बोलिए समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। सो डिवाइडिंग, अगला स्टेप हमारा होगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1/, या तो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1/, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, वी के हर जगह पर क्या करना है बच्चों? एक्स वाई जेड से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया? डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया बच्चों? डिवाइड कर दिए। इक्वल टू, इधर 0 को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। अब देखिए वाई से वाई, जेड से जेड सब कट गया, और फिर 1/x इंटू डेल टू एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कट जाएगा जेड से जेड, एक्स से एक्स, तो आ जाएगा 1/y इंटू डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/z इंटू डेल टू जेड बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब एक बात यहाँ डिस्कशन करना है, क्योंकि इधर देखो इस फर्स्ट वन जो टर्म है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक्स का ही बात हो रहा है, ठीक है। सेकेंड टर्म में सिर्फ वाई का बात हो रहा है, थर्ड टर्म में सिर्फ वाई का बात हो रहा है। हम आपको लिखें u प्लस v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, और हम ये कहें कि u का v के साथ कोई रिश्ता नहीं है, v का w के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और न w का u के साथ रिश्ता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या कहोगे कि अगर ऐसा है कि तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और तीनों जोड़ के 0 आ रहा, इसका मतलब ये तीनों खुद 0 है। ये तीनों खुद क्या है? 0 है। इस बात को कैसे समझोगे आप? तो ऐसा कीजिए, जैसे 2 है हमारे पास, 5 है हमारे पास और 7 है हमारे पास, ये सब नंबर है, फिर भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं आपको। मान लीजिए इन तीनों को जोड़ देते हैं, और जोड़ देने के बाद कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मान लेने बोल रहे हैं कि 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अच्छा, 2 का 5 के साथ कोई रिश्ता नहीं है, 2 का 5 के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बोल रहे हैं तीनों एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है। तो 2 जब 5 पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये 2 भी जो है अपने आप में 0 रहा होगा, 5 भी अपने आप में 0 रहा होगा, 7 भी अपने आप में 0 रहा होगा। तभी जा करके ये तीनों को जोड़ेंगे तब 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। जैसे अगर हम आपको सवाल दें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तब आप हम पूछेंगे बताइए, ये तीनों इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 बोले और कह दें कि ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है,
ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, और ये जो बन गया ये भी डिपेंड एक दूसरे पर नहीं करता है। तो जब इन दोनों का रिश्ता है ही नहीं, फिर भी जोड़ते हैं तीनों को और जीरो आता है, इसका मतलब ये सारे टर्म आपस में क्या है, अपने आप में जीरो है। ठीक है। सो ये वैल्यू जो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, सो वही लिखेंगे यहाँ पर, एज एज फर्स्ट टर्म, इसका कोई नाम दे दो, इस इक्वेशन का नाम देते हैं सेवन। ठीक है ना, नाम देते हैं हम इस इक्वेशन का सेवन। एज फर्स्ट टर्म इज only depends upon x, second term only, यहाँ लिखोगे डिपेंड्स अपॉन y, थर्ड टर्म उसी तरह लिखोगे ओनली डिपेंड्स अपॉन z, क्योंकि x y z पर ये अलग अलग से डिपेंड नहीं करता है। एंड x y एंड z, x y एंड z आर independent independent टू ईच अदर, एक दूसरे पर ये डिपेंड नहीं करता है। देन देन ईच टर्म, हर एक टर्म क्या होना चाहिए, ऑफ इक्वेशन सेवन का हर एक टर्म शुड बी जीरो। हर एक टर्म कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हर एक टर्म कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला टर्म है 1/x इंटू दिस वन, वो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। सो ये 1/x इंटू d2 कैपिटल X बाई टी स्मॉल x स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। हम्म। ठीक है, एक चीज यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ की है हमने, कि इसका जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखो हम बताते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है ना बच्चा लोग, जैसे यू वी डब्ल्यू, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में गलती किए हैं, थोड़ा समझोगे यहाँ पर। ठीक है, हम बोल रहे हैं यू वी डब्ल्यू तीनों जोड़ करके कितना है, जीरो आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है u का वैल्यू टू हो, v का वैल्यू -2 हो, और इसका वैल्यू जो है सो कुछ और हो, जैसे कि हो सकता है ये -1 हो, ये भी -1 हो, तब भी तो ये जीरो आ सकता है ना। तो हम जो बोले थे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि x का वैल्यू हो सकता है -1 हो सकता है कि इसका वैल्यू जो है सो -5 हो सकता है इसका वैल्यू 6 हो, तब भी तो ये सबको जोड़ने पर जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जीरो के अलावा भी हो सकता है, और वो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, शुड बी कांस्टेंट, क्या होगा वो, कांस्टेंट होगा, बट नॉट जीरो, जीरो अपने आप नहीं होगा, है ना। सो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जीरो नहीं पुट करेंगे, एक कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, एक कांस्टेंट मान लेंगे, और कांस्टेंट हम k1 मान लेते हैं माइनस में, इसका स्क्वायर के साथ। क्यों मान रहे स्क्वायर, हम बताएंगे आप। k1 स्क्वायर हमने क्या किया, कांस्टेंट मान लिया, है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास d2 कैपिटल X बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -k1 स्क्वायर इंटू कैपिटल X, यहाँ होगा कैपिटल X। और जब हम लोग क्या करेंगे, d2 कैपिटल X बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +k1 स्क्वायर x इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के बराबर दिखता है, उसी के जैसा दिखता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े हो कि नहीं, इस तरह का इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। जब d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का टर्म कहलाता है। तो इस सिचुएशन पर यहाँ पर भी क्या होगा, ये जीरो होगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक टर्म होगा।
एंड सिमिलरली बाकी जो टर्म बचा है दोनों उसका लिख लेते हैं। बाकी का टर्म बचा हुआ है, ये हमारे पास D2 कैपिटल वाई बाई डी वाई स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास D2 कैपिटल वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। दिस ये बन जाएगा हमारे पास, एंड ये भी बन जाएगा D2 Z बाय डी स्मॉल जेड स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर वाई, सॉरी वाई नहीं, यहाँ जेड होगा ना, हर जगह वाई थोड़ी होगा, यहाँ हो जाएगा जेड इक्वल टू 0। तो ये तीनों जो बना हमारे पास, तीनों के तीनों क्या है, सिंपल हार्मोनिक टर्म है। और इन तीनों का सॉल्यूशन क्या होता है, 7 तक हम इक्वेशन लेके गए थे, ये हमारा इक्वेशन 8, दिस इज आवर इक्वेशन 9 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 10। तीनों का सॉल्यूशन क्या होता है, सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8, 9 एंड 10 इज गिवन बाय, कहोगे सर ये कहाँ से लाते हैं, तो भैया ये आपको पढ़ना था पहले के सेमेस्टर 1 में, जब आप पढ़े सेमेस्टर 1 तब पता नहीं ये था या नहीं, ठीक है। सो ये सॉल्यूशन पढ़ना था जिसमें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं, स्मॉल जो x कैपिटल X है उसका वैल्यू निकालते हैं, और ये आता है कांस्टेंट C1 ले लेते हैं इंटू e⁻ प्लस माइनस i k1 और x, वो भी x होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल वाला x, ठीक है। और y का जो सॉल्यूशन होगा कैपिटल Y का वो कितना होता है, तो C2 एक कांस्टेंट e⁻ प्लस माइनस i k2 इंटू वाई, और Z का जो वैल्यू होता है वो कितना आएगा, C3 इंटू e⁻ प्लस माइनस i k3y। ये सब कहोगे सर कहाँ से आता है, तो आपको ये पढ़ना था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप ये सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ मेरा चैनल पर, आप उसमें लिखिएगा सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब ये लिख लीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा यूट्यूब में, और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो XYZ का वैल्यू निकला, ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो, जेड जेड इक्वल टू C3 इंटू ई प्लस माइनस लिखे ना, i k2 वहाँ जेड नहीं होगा, वाई लिख दें। हाँ हाँ हाँ, समझ गए समझ गए, हाँ जेड होगा, ठीक है, ओके। सो अब देखिए XYZ का वैल्यू निकल गया, है ना। अब और कुछ बोल रहे हो बाबू, देन ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 7 शुड बी कांस्टेंट बट नॉट जीरो, वहां पे लिखे ना, तो के माइनस k1 स्क्वायर लिखे तो माइनस के क्यों लिखे सर? हाँ माइनस के, देखो बाबू, जैसे कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स नंबर, ठीक है, कांस्टेंट का नंबर मतलब होता है कोई फिक्स नंबर, और वो फिक्स नंबर अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, अगर आप इंटीग्रेशन बना रहे होंगे 12th क्लास में, तो आपको याद होगा कि जो कांस्टेंट लेते थे इंटीग्रेशन के बाद, वो हम लोग कुछ भी ले लेते थे, e⁻a भी ले लेते थे, कभी लॉग हमको लेना पड़ता था वो भी ले लेते थे, ठीक है ना। तो ये लेते क्यों थे हम लोग, बिकॉज ऑफ टेकिंग सम इम्पोर्टेंस, ताकि हमारा अगला कैलकुलेशन में क्या हो जाए, इम्पोर्टेंस आ जाए, सहायता मिल जाए। तो ये हम लोग ऐसा किया करते थे, है ना। कभी कभी लेना रहता था सिर्फ ए ले लेते थे, कभी कभी सी लेते थे, कभी कभी लॉग सी लेते थे कांस्टेंट में, याद कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी माइनस इसलिए लिया गया है ताकि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बन पाए, और सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बनेगा तभी नहीं इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख पाएंगे, उसके अलावा सॉल्यूशन इसका हम लोग को नहीं पता है किसी का। तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म में लाने के लिए
इसको यहाँ पर माइनस लिया गया। ठीक है, समझ गए? बोलिए, समझ गए? ओके, सो सॉल्यूशन हम लोग ने इसका लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा था v इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इन द इक्वेशन 3। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड इन इक्वेशन 3। जैसे कैपिटल V इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई इंटू कैपिटल जेड। V इक्वल टू एक्स के जगह पर C1 इंटू ई टू दावर प्लस माइनस आई K1x। ठीक है, इंटू वाई के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, C2 इंटू ई टू दावर प्लस माइनस आई K2y इंटू, यहाँ पर देखिए जेड के जगह क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू जो कि हो जाएगा C3 इंटू ई टू दावर प्लस माइनस आई K3y, सॉरी जेड। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ तीनों कांस्टेंट है। इन तीनों कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, तीनों कांस्टेंट को लिखेंगे C1 इंटू C2 इंटू C3। और जो बच जाता है उसमें देखिए ई टू दी पावर सब में है, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा कि नहीं। और आप ही बताइए, उसको करने के बाद हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, K1x प्लस K2y प्लस K3z। बोलिए। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो v इक्वल टू, ये तीनों कांस्टेंट के बदले एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं c। जैसे 2 और 4 और 6 रहे नंबर, अब तीनों गुना करेंगे तो कुछ अपने आप जरूर आएगा। उसी तरीके से C1 C2 C3 एक कांस्टेंट नंबर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दूसरा कांस्टेंट आएगा। वो दूसरा कांस्टेंट हमने मान लिया क्या, कैपिटल C है। और फिर जो बच गया उसको लिख दे रहे हैं। क्या बच गया भाई, हमारे पास बच गया ई टू दी पावर प्लस माइनस आई K1x K2y K3z। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, दिस इज आवर इक्वेशन। यहाँ लिख देंगे वेयर, जहां पर लिख देंगे C1 इंटू C2 इंटू C3 इक्वल टू कैपिटल C। और यही बन जाता है हमारा, दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है ना, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये क्या था, हमारा लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन था। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? यस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर था पूरा टॉपिक। ठीक है, आई थिंक ये पूरा समझ में आ चुका होगा आपको। और ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, और फिर इसके बाद चलता है हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा, जो हम अगले दिन ही होंगे। ठीक है, है ना? कोई दिक्कत? सर अभी वो इसको करवा दीजिएगा क्योंकि नहीं होता है। हाँ जी, अभी अभी देखो, सबसे पहले सेमेस्टर 5 का एग्जाम होगा। ठीक है, सेमेस्टर 5 का एग्जाम अभी हो रहा है, इस महीने में पूरा बिजी है सेशन। ठीक है, और फिर आपका एग्जाम का मैक्सिमम चांस है, मई में तो नहीं हो सकता। ठीक है, जून में होने का चांस है। ठीक है, जून में आपका एग्जाम होगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तब तक खत्म कर देंगे सारा। ओके, कोई बात नहीं। देखिए ना, आप हमारे पास क्लास जुड़े कब है, इंट्रोडक्शन क्लास का डेट यहाँ देखो 23 मार्च को जुड़े हैं। ठीक है, अभी बीच में जो कुछ दिन हमको छुट्टी रखना पड़ा।
बाकी सिलेबस आपका खत्म कर दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा और एग्जाम में लिखने का तरीका भी हम बताएंगे। अभी जस्ट जो बता रहे हैं उसको रिवीजन करते जाइए, ठीक है।